नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, आज की डेट में जब हम गेम्स को खेलते हैं जाकर तो हमको फील होता है कि गेम्स में कितना ज़्यादा रियलिज्म आ चुका है। गेम्स कितनी ज़्यादा जो है इमर्सिव लगती हैं और साथ ही में गेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। बट क्या आपको पता है कि गेम्स हमेशा से इस तरह की नहीं हुआ करती थी? और जी हाँ, आज की डेट में हम जिन ग्राफिक्स कार्ड्स का यूज़ करते हैं इन गेम्स को रेंडर करने के लिए, इन हाई ग्राफिकल गेम्स के डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ये ग्राफिक्स कार्ड्स भी हमेशा से कुछ इस तरह के नहीं दिखा करते थे। तो दोस्तों, ये सिलसिला स्टार्ट होता है 1993 में फ्रॉम अ डाइनिंग टेबल। तीन दोस्त बैठ जाते हैं साथ में एक डाइनिंग टेबल पर। तीन कमाल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो कि थे क्रिस मेल्चोस्की, कर्टिस प्रेम और जेनसन हुआंग। तो दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में 3D गेम्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, ना ही किसी तरह की 3D एप्लीकेशन हुई करती थी। तो ये तीनों दोस्त उस टाइम पर बैठकर इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं एक डिनर टेबल पर। और यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना यार एक ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर काम करा जाए जहाँ पर हम लोग जो है इस तरह के कुछ स्पेशलाइज्ड चिप्स जो कि काम कर सके, जनरेट कर सके हाई एंड ग्राफिक्स को। तो दोस्तों, 1993 में इस आइडिया को अपने दिमाग में रखते हुए ये तीनों ही जो दोस्त हैं काम करना स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड हेंस एनवीडिया इज बॉर्न। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस सीरीज में जिसे हम लोग कहते हैं नो द ब्रांड, जहां पर हम बात करते हैं ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरीज के बारे में, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उनका ग्रोथ हुआ। और आज का हमारा टॉपिक है द बर्थ ऑफ एनवीडिया। तो दोस्तों, 1993 से ही एनवीडिया ने अपने NV1 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट 1995 में जाकर एनवीडिया ने SGS थॉमसन के साथ में अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला मल्टीमीडिया एक्सेलरेटर NV1 आर्किटेक्चर पर बेस्ड मई में लॉन्च कर दिया। एंड दोस्तों, NV1 वॉज द स्टेप जिसके बाद जो गेमिंग है ना वो सिर्फ गेमिंग सिस्टम्स तक लिमिटेड नहीं रही, मतलब जो उस टाइम के जो गेमिंग सिस्टम्स थे उस तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि पर्सनल कंप्यूटर्स में भी आने लगी। NV1 वॉज द रीज़न बिहाइंड इट। और NV1 के आने के बाद से एनवीडिया जो था वो इतना पॉपुलर हो गया मार्केट में, मतलब मानो उनकी रातों रात लॉटरी लग गई हो एक स्टार्टअप की। और इसके चलते उनके पास इतना ट्रैक्शन आने लगा कि दे स्टार्टेड गेटिंग फंडिंग्स। उनको बड़े बड़े कंपनी से जो था फंडिंग्स मिलने लगी। अब जो सारी फंडिंग्स थी इंश्योर करने वाली थी कि एनवीडिया अपने आने वाले टाइम में R&D में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए, नए नए इनोवेशंस के साथ में उभर कर आ पाए। बट गाइस, कमाल तब हो गया जब इसी बीच में सेगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट गेम डेवलपमेंट कंपनीज थी उस टाइम पर अमेरिका की, उसकी नज़र पड़ गई एनवीडिया पर। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एनवीडिया के साथ में हम पार्टनरशिप कर लें, जिससे कि जो हमारे गेमिंग टाइटल्स है, जो कि हम अभी इस टाइम पर गेम सिस्टम्स के लिए अपने टाइटल्स बनाते हैं, उनको हम लोग PC गेमिंग में भी लेकर आ पाए और PC के लिए भी उनको जो है बना सकें। अब दोस्तों, 1996 तक देयर वर 30 हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स जो कि ग्राफिक्स के ऊपर फोकस कर रहे थे और खासकर 3D ग्राफिक्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। एंड एनवीडिया का जो विजन था ना, जो लोगों ने बैठकर उन तीनों ने सोचा था कि हाँ 3D इज द नेक्स्ट बिग थिंग और शायद अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो हम बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, वो शायद सच हो रहा था। एंड 3D वॉज एक्चुअली बिकमिंग द नेक्स्ट बिग थिंग इन द मार्केट। 1997 में एनवीडिया लॉन्च राइवा 128, देयर 3D मल्टीमीडिया एक्सेलरेटर, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ इस साल में। एंड इस साल के एंड तक एनवीडिया ऑलमोस्ट 24% मार्केट शेयर पर अपना कब्जा करने में कामयाब हो चुका था। बट दे वर स्टिल नॉट ऑन द टॉप, क्योंकि खाली एनवीडिया नहीं था जो इस टाइम तक ग्राफिक्स कार्ड बनाया करता था। देयर वाज ATI एंड देयर वाज 3D FX, जो कि बहुत ही जाने माने नाम थे इस इंडस्ट्री में। एंड उस टाइम पर ग्राफिक्स बनाया करते थे और एनवीडिया से काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर इन ब्रांड्स के हाथ में हुआ करता था। बट यहाँ पर एनवीडिया के पास में एक रामबाण था बहुत कमाल का, जो वो अब लॉन्च करने वाला था। क्या आपको पता है गाइस कि इस टाइम तक जो ग्राफिक्स कार्ड थे वो दोनों 2D और 3D एप्लीकेशंस रेंडर नहीं कर पाते थे। जी हाँ, अगर आपको उस टाइम पर 2D और 3D दोनों ही तरह के एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस अपने PC पर, अपने पर्सनल कंप्यूटर पर लेना है तो आपको दो सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड लगाने पड़ते थे। एक ग्राफिक्स कार्ड हुआ करता था जो कि आपका 2D रेंडरिंग संभालता था और एक ग्राफिक्स कार्ड हुआ करता था जो कि आपके 3D एप्लीकेशंस को रेंडर करता था। तो इस तरह से जो थिंग्स थी वो वर्कआउट करती थी। बट ये चेंज हो गया जब एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया अपना NV3 आर्किटेक्चर बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड, जो कि एक सिंगल कार्ड कैपेबल था दोनों ही चीज़ों को साइमल्टेनियसली रेंडर करने के। 1998 में एनवीडिया ने अपने वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव कार्ड राइवा TNT लॉन्च कर दिया, जिसे कोड नेम दिया गया NV4। और इससे एनवीडिया की रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ग्राफिक्स कार्ड 2D और 3D दोनों तरीके के ग्राफिक्स रेंडर करने लगे। बट इस टाइम तक वो पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो गए।
अब दोस्तों द फन पार्ट इज कि आप और मैं तो यहाँ पर रट लगाए बैठे हुए हैं एनवीडिया और एनवीडिया की, बट इस टाइम तक आपको पता है कि एनवीडिया का कोई नाम ही नहीं था, कंपनी का कोई नाम ही नहीं हुआ करता था, और अपने प्रोडक्ट्स को भी वो सिर्फ एनवी करके ही कोड नेम किया करते थे, क्योंकि एनवी का मतलब हुआ करता था सिंपली न्यू वर्जन, जो कि वो यूज़ करते थे अपने आने वाले प्रोडक्ट के फाइल नेम्स के लिए। तो एनवी पर ही जो कंपनी थी वो टिकी हुई थी, कोई कंपनी का नाम नहीं था। तो अब यहाँ पर जो तीनों ही पार्टनर्स थे, जो सीईओस थे, उनका विचार था कि अब कंपनी को बड़ा किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, कंपनी को पब्लिक लेके चलते हैं। बट कंपनी को पब्लिक लेकर जाने के लिए द कंपनी नीड टू हैव अ नेम, कंपनी का एक नाम होना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर उन्होंने ट्राई किया कि क्यों ना हम कंपनी को एनवी ही जो है नाम दे दें, बट अनलकीली एज अ ट्रेडमार्क उस नाम को रजिस्टर नहीं किया जा सकता था। तो उनको सजेस्ट किया गया कि आप इस नाम को थोड़ा सा और बढ़ा कीजिए। तो यहाँ पर उनके दिमाग में एक लैटिन वर्ड आया जो कि था इनवीडिया, INVIDIA, जिसका सिंपली एक तरह से ये एक ईविल वर्ड है, जिसका मतलब होता है एनवी करना, यानी कि हिंदी में बोले तो किसी चीज को देखकर ईर्ष्या करना। तो यहाँ से इंस्पायर होकर और वही एनवी जो वो न्यू वर्जन के लिए अपना यूज किया करते थे, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके यहाँ पर बन गया एनवीडिया। और 1999 में द कंपनी वॉज नेम्ड एनवीडिया एंड कंपनी वॉज मेड पब्लिक। दोस्तों जुलाई 1999 वॉज द टाइम जब एनवीडिया ने ऐसा पहला कार्ड लॉन्च किया वर्ल्ड में, जिसको आप एक कंप्लीट ग्राफिक्स कार्ड कह सकते हैं। मतलब इससे पहले तक ग्राफिक्स एक्सीलरेटर्स आया करते थे, मल्टीमीडिया कार्ड्स आया करते थे, बट दिस वॉज द टाइम व्हेन अ कार्ड वॉज लॉन्च जिसको आप एक कंप्लीट प्रॉपर ग्राफिक्स कार्ड कह सकते थे। एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया, और इस कार्ड को लॉन्च करने से फ़ायदा ये हुआ कि पहली बात तो जो प्रोसेसर्स था उस टाइम के, जो CPUs थे, उनसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का, गेम्स का पूरा लोड कंप्लीटली हट जाता था। अब आपके जो ग्राफिक्स थे गेम्स के या किसी एप्लीकेशन के, उनको ग्राफिक्स कार्ड जो था डेडिकेटेडली रेंडर किया करता था। एंड साथ ही साथ में इससे हुआ ये कि जो गेम डेवलपर्स थे उनको काफ़ी सारी और चीज़ें मिल गई गेम्स में ऐड करने के लिए, जैसे AI ऐड कर सकते थे, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जो थे वो गेम्स में ऐड किए जा सकते थे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में जो था रेवोल्यूशन हो गया। और अगर बात करें इस कार्ड के नाम की, तो इस कार्ड को नाम दिया गया GeForce 256। सेम ईयर नवंबर में एनवीडिया ने अपना पहला क्वाड्रो ग्राफिक्स कार्ड भी लॉन्च कर दिया, जिसका फोकस था वर्क स्टेशन मार्केट की तरफ। ये कार्ड्स उन लोगों के लिए बने थे जो कि एक वर्क स्टेशन सेटअप अपने लिए बनाना चाहते थे। और इनफैक्ट अगर हम लोग फिगर्स पर गौर करें तो 1999 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर एनवीडिया। फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो 1999 के फाइनेंशियल ईयर में एनवीडिया रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ $374.5 मिलियन, जो कि उनके पिछले साल के डबल से भी ज़्यादा रेवेन्यू था। एंड ये रेवेन्यू रुका नहीं, ये हर साल के साथ साथ बढ़ता ही चलता गया एनवीडिया के लिए। इसके बाद दोस्तों इट वॉज ऑल अबाउट कंपटीशन रुका नहीं यहाँ पर। अनलाइक प्रोसेसर मार्केट जहाँ पर हमने देखा था कि कंपटीशन कुछ टाइम तक बिल्कुल रुक ही गया था, बिल्कुल सहम ही गया था, कंपटीशन ग्राफिक्स मार्केट में नहीं रुका। यहाँ पर ATI एनवीडिया वर कंपीटिंग बैडली, एक प्रोडक्ट के बाद एक प्रोडक्ट, और इसके बाद दोनों कंपनीज में कभी एक ऊपर जा रहा था, कभी दूसरा ऊपर जा रहा था। एंड दिस वॉज द टाइम अप्रैल 2000 जब ATI ने एक ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया, और उन्होंने ऐसा दावा किया, ऐसा क्लेम किया कि दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक्स कार्ड। बट दोस्तों मजा तब आया जब इसी कार्ड के लॉन्च के 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, एनवीडिया ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, नया कार्ड लॉन्च कर दिया, जिसको नाम दिया गया है GeForce 2 GTS। एंड इस कार्ड की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो GeForce 256 से भी डबल से भी ज्यादा थी। तो इसको देखकर तो जो ATI आया था उसकी कसम से बैंड बज गई पूरी तरह। नवंबर 2000 में एनवीडिया ने एक और कमाल की इनोवेशन करी। एनवीडिया लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल GPU, जो कि आप देखते हैं, जो कि पोर्टेबल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपके लैपटॉप्स में और आपके पोर्टेबल PCs में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह का वर्ल्ड का सबसे पहला पोर्टेबल GPU जो था वो एनवीडिया ने मोबाइल डिवाइसेस के लिए लॉन्च कर दिया। एंड जेनसेन हुएंग का ऐसा कहना है कि वो अपने एंटायर करियर में एनवीडिया का जो एंटायर जो उन्होंने अभी तक इनोवेशंस करी हैं उसमें से इसको एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर इनोवेशन और इवेंट मानते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एनवीडिया ने उस टाइम पर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए ग्राफिक सोल्यूशन को लॉन्च नहीं किया होता तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि आज की डेट में आप सिर्फ डेस्कटॉप्स तक ही, गेमिंग डेस्कटॉप्स तक ही लिमिटेड रह जाते, और शायद आपको ऐसे हाई एंड लैपटॉप्स जो कि इतने ग्राफिकली एडवांस लैपटॉप्स हैं वो देखने को आज की डेट में ना मिल रहे होते। अभी इस टाइम तक दोस्तों मार्केट में एनवीडिया और ATI के अलावा भी एक काफ़ी रीनोन नाम हुआ करता था जो कि था 3DFX इंटरैक्टिव, और इनका जो वोडू ग्राफिक्स कार्ड का सेगमेंट आया करता था वो भी गेमर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। बट ये लोग एक छोटी सी गलती कर बैठे। अब वो गलती इनको काफ़ी भारी पड़ गई। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपने कुछ ग्राफिक्स कार्ड्स में, कुछ मॉडल्स में एनवीडिया की कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से एनवीडिया सूट देम वेरी बैडली। इसके बाद फाइनली दिसंबर 2000 में एनवीडिया ने 3DFX को जो था एक्वायर कर लिया, उनके सभी एसेट्स को अपने अंडर ले लिया बाय पेइंग देम $70 मिलियन इन कैश, और साथ ही साथ में उनके 1 मिलियन शेयर्स का हिस्सा देकर।
2001 तक जो ग्राफिक्स हार्डवेयर प्रोवाइडर्स थे उनका नंबर गिरता जा रहा था, 45 से सीधा 12 तक आ चुका था और कंपटीशन मार्केट में जो था वो गिरता जा रहा था। एनवीडिया के पास बहुत अच्छा मौका था और एनवीडिया ने बखूबी इस मौके का जो था फ़ायदा उठाया। अगर आप इस ईयर में एनवीडिया के फाइनेंशियल यूनिट्स को देखें, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, तो 2001 के एंड तक एनवीडिया के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि एनवीडिया ने 1.37 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जो था वो रिपोर्ट किया था इस साल में। एंड जैसे कि हम पीछे से देखते आ रहे हैं, एनवीडिया का जो रेवेन्यू था वो हर साल के साथ साथ खुद को ही डबल करता जा रहा था, रुक ही नहीं रहे थे लोग। 2002 में दोस्तों गेमिंग की दुनिया में एक स्टार की एंट्री हुई। अब ये स्टार कौन था? ये स्टार था माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्टएक्स 9 API, जो कि एक बहुत ही वाइडली यूज्ड API था और काफ़ी आने वाले सालों तक गेम्स जो थी वो इसी API को यूज़ करते हुए डेवलप की गई। एंड इससे जो गेम्स थी वो डायरेक्टएक्स 8 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगी थी। अब यहाँ पर दोनों ही ब्रांड्स एनवीडिया भी और ATI भी टूट पड़े कि जल्दी से अपने डायरेक्टएक्स 9 कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड्स जो हम मार्केट में उतारे। बट यहाँ पर ATI बाजी मार गया, क्योंकि ATI ने एनवीडिया से पहले जो अपने डायरेक्टएक्स 9 कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड थे उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया। एंड बीइंग द फर्स्ट ब्रांड, उनको इस चीज का लीड भी देखने को मिल गया। 2003 आते आते तक जेनसेन हुआंग जो थे, जिनके थोड़े बहुत मिलते जुलते आउटफिट में आप मेरे को देख रहे हैं, वो कंपनी के इकलौते CEO रह गए थे। और उनके साथ के जो दोनों दोस्त थे, जिन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो उनमें से जो 2 दोस्त थे, एक जो थे वो सेमी रिटायर हो गए और एक जो थे उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया था इस टाइम तक। तो जेनसेन हुआंग वाज द ओनली CEO ऑफ द कंपनी नाउ। 2004 में दोस्तों एनवीडिया ने लॉन्च कर दिए यहाँ पर अपने GeForce 6000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड, जहाँ पर हमको GeForce 6800 और GeForce 6600 मॉडल्स देखने को मिले। दोनों ही बहुत ही कमाल के ग्राफिक्स कार्ड्स थे एंड काफ़ी पॉपुलर हुए मार्केट में। अभी इस टाइम तक जो एनवीडिया था वो ऑलरेडी Xbox के लिए ग्राफिक सोल्यूशंस बनाकर प्रोवाइड कर ही रहा था। बट कमाल तब हो गया जब 2004 में ही एंड में सोनी ने भी अनाउंस कर दिया कि उनके अपकमिंग PlayStation 3 के भी जो ग्राफिक्स हैं, जो कि ग्राफिक सोल्यूशन है, वो डिवेलप करने में एनवीडिया ही उनकी हेल्प करने वाला है। 2005 में दोस्तों एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया अपना GeForce 7800 GTX ग्राफिक्स कार्ड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम के ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से। इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्टएक्स 9 कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड। उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें नोड्स की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी, तो 110 नैनोमीटर पर इस कार्ड को बनाया गया था। 256 MB और 512 MB GDDR3 मेमोरी में जो था, इसके वेरिएंट्स जो दोनों थे वो मिला करते थे। ये दोनों ही मॉडल्स दोस्तों उस टाइम पे गेमर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। इसके बाद 2006 में एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया अपना टेस्ला आर्किटेक्चर। अब जो टेस्ला आर्किटेक्चर था वो एनवीडिया के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ और साथ ही में टेस्ला को एनवीडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे उनके सीरीज के कार्ड्स, जैसे कि आपका GeForce 8000 सीरीज, उसके बाद में GeForce 9000 सीरीज, फिर GeForce 100, 200, 300, ये सभी सीरीज जो थी ये मतलब बेसिकली टेस्ला आर्किटेक्चर के ऊपर ही जो थी वो बनाई गई थी। अब दोस्तों एनवीडिया यहाँ पर लॉन्च कर देता है अपना GeForce 8800 GTX और साथ ही में अपने सभी GeForce 8000 सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उनको लॉन्च कर देता है। एंड इनमें स्पेशल बात ये होती है कि ये पहले ऐसे ग्राफिक्स कार्ड हैं जो कि सारा ही जो लाइनअप है वो सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्टएक्स 10 API और साथ ही में पिक्सल शेडर 4.0। अब इन दोनों ही टेक्नोलॉजी से होता ही है कि जो गेम्स होती हैं वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगती हैं। और ये टाइम आता है जब गेम्स थोड़ी बहुत, जो हम कहते हैं ना आई कैंडी, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं गेम्स के लिए, वो आई कैंडी डायरेक्टएक्स 10 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो है गेम्स में आने लगती है। इसके बाद दोस्तों एनवीडिया ने रुकने का नाम नहीं लिया, एनवीडिया आगे बढ़ता गया। एनवीडिया ने लॉन्च कर दिए अपने GeForce 9000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड और यहाँ पर एक कार्ड था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, हालांकि उतना ज़्यादा बिका नहीं, पर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस कार्ड में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट थी, जो कि था एनवीडिया का GeForce 9800 GTX प्लस ग्राफिक्स कार्ड। ये पहला ऐसा कार्ड था जो कि 55 नैनोमीटर नोड पर मैन्युफैक्चर्ड था और साथ ही में आता था 1 GB GDDR3 मेमोरी के साथ में। 1 GB शायद आपको सुनने में अभी इस टाइम पे उतना ज़्यादा ना लग रहा हो, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े मेमोरी साइज के ग्राफिक्स कार्ड्स आज की डेट में देख रहे हैं, बट उस टाइम पर 1 GB बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो ये पहले ऐसा कार्ड था जो 1 GB GDDR3 मेमोरी के साथ में उस टाइम पर लॉन्च किया गया। इसके बाद एनवीडिया ने कॉन्टिन्यूसली नए ग्राफिक्स कार्ड्स लॉन्च किए, अपने नए लाइनअप लॉन्च किए जो कि उनके टेस्ला आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड थे। यहाँ पर GeForce 100 सीरीज के कार्ड्स लॉन्च हुए, फिर GeForce 200 सीरीज के कार्ड्स लॉन्च किए गए और इसके बाद GeForce 300 सीरीज के भी जो कार्ड्स थे वो लॉन्च किए गए। GeForce 200 सीरीज में आपको याद होगा कि GT210 एक मॉडल
था जो बहुत पॉपुलर हुआ करता था और हमारी खासकर इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद है, दिस वॉज माई फर्स्ट ग्राफिक्स कार्ड, मेरा पहला ग्राफिक्स कार्ड था सिस्टम का GT 210। और ये ऐसा टाइम था जिस टाइम पर ना हमारे इंडिया में गेमिंग को लेकर लोगों की जागरूकता होती है जो बढ़ने लग गई थी। काफ़ी सारे नए लोग थे जो गेमिंग के अंदर घुसने लगे थे और गेम्स को इनफैक्ट एज अ कैजुअल हॉबी लोग इंजॉय करने लग गए थे। लोगों को टाइम पास करना होता था, बोर हो रहे होते थे तो लोग कोई बढ़िया गेम लगा लेते। तो उस टाइम पर गेम में रियलिज्म भी जो था वो आने लग गया था, थैंक्स टू DirectX 10। तो ये वो वाला टाइम था। अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इस टाइम पर हमारे इंडियन मार्केट की इतनी बुरी हालत थी कि पहली बात तो जो स्टोर कीपर्स थे, जो शॉप कीपर्स थे, उनके लिए ये सब कुछ काफ़ी नया था क्योंकि इतना ज़्यादा पहले ग्राफिक्स कार्ड्स इंडिया में नहीं बिका करते थे। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल थे जो खरीदा करते थे। तो इस टाइम तक गेमिंग की पॉपुलैरिटी के बढ़ने से जो ग्राफिक्स कार्ड्स की डिमांड थी इंडिया में वो भी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी थी। हालांकि आज जितनी नहीं, बट पहले से काफ़ी जो थी कंपैरेटिवली बढ़ने लगी थी। तो इस टाइम पर मुझे याद है कि मार्केट में दुकानदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए। सिर्फ ऐसे हवा में बातें हुआ करती थी कि आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, 512 MB मिल जाएगा, 1 GB मिल जाएगा, 2 GB मिल जाएगा, 1 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, एक 1 GB का उतार दे, एक 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड दे दो। तो उस टाइम पे इस तरीके हुआ करता था। मतलब लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि वो क्या सेल कर रहे हैं, खासकर हमारे इंडियन मार्केट में। अब 2010 आते आते तक जो ग्राफिक्स कार्ड्स थे उनमें काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। अब ग्राफिक्स कार्ड्स के जो मेमोरी साइज़ थे वो बड़े होने लगे थे, मेमोरी साइज़ बढ़ने लगा था ग्राफिक्स कार्ड का, VRAM ज़्यादा दी जाने लगी थी। साथ ही में जो ग्राफिक्स कार्ड्स का डाई साइज़ था वो श्रिंक होने लगा था, जो मैन्युफैक्चरिंग नोड था उसका साइज़ गिर गया था, जिसकी वजह से ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा पावर एफिशिएंट होने लगे थे। और साथ ही साथ में जो ग्राफिक्स कार्ड थे वो थोड़े अफोर्डेबल भी होने लगे थे। अब टाइम के साथ साथ हम लोग जा रहे थे क्लोज DirectX 11 की तरफ। DirectX 11 took the gaming world to a entirely different level। मतलब आपने GTA 5 खेली होगी, मेरे हिसाब से बहुत सबने ही खेली होगी। आप आज भी देखेंगे तो ग्राफिक्स कितने अच्छे लगते हैं GTA 5 के। इट्स बेस्ड ऑन DirectX 11 जो API है, जो उस टाइम API था। अभी DirectX 11 आया नहीं था, अभी आने वाला था। और अभी आने वाले सालों में ना इसके बाद में NVIDIA एक से बढ़कर एक एडवांसमेंट मार्केट में लेकर आने वाला था, लेकिन उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले एपिसोड में कि अब NVIDIA क्या क्या नए एडवांसमेंट्स आने वाले 10 सालों में लेकर आया, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज NVIDIA ने इस टाइम पर जो थी नई इंट्रोड्यूस करी। इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो और डिस्कशन अबाउट द बर्थ ऑफ NVIDIA। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सीरीज़ में बहुत मेरे को रिसर्च करने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत दिन लगते हैं टेंटेटिव डेट्स को ढूंढने में, काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी करने में। तो प्लीज़ इस एफर्ट को आप वेस्ट ना जाने दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में अगर आपको पसंद आया हो ये एपिसोड भी हमारी सीरीज़ का और आप चाहते हैं कि आप आने वाले एपिसोड्स के साथ में अपडेटेड रहें, तो मेक श्योर कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन, चीयर्स।